Hello dear student, welcome you all again in this lecture. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of Diseases of Field and Horticultural Crops and Their Management Part 1. So, today we will discuss about another disease of rice, and this is the last disease according to your syllabus, which is Tungru disease of rice. So, let's start. So, Tungru of rice is caused by virus, and there is association of two virus which are RTBV and RTSV, and they both virus are belonging from the different families. RTBV means rice tungru bacilliform virus, and rice tungru RTSV means rice tungru spherical virus. The name was taken by their shape. Bacilliform means it's like a capsid shape, and the spherical means it's round shape. So let's start from the symptoms. So in symptoms, the mainly infection occur in nursery also and in main field also. So हम जो symptoms है इन्फेक्शन के कारण हम नर्सरी में भी देख सकते हैं और मेन फील्ड में भी देख सकते हैं. इसके अलावा जो इन्फेक्टेड फील्ड होते हैं, इन्फेक्टेड फील्ड के जो प्लांट्स हैं यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट्स, उनकी जो हाइट होती है वह छोटी देखने को मिलती है, यानी कि उनकी जो हाइट होती है वो रुक जाती है, यानी कि पौधे स्टंट हो जाते हैं. स्टंट होने के अलावा लीफ एक पर्टिकुलर तरह का सिम्टम शो करती है जिसमें येलो से ऑरेंज डिस्कलरेशन देखने को मिलता है और इंटरवीनल क्लोरोसिस भी देखने को मिलता है. इसके अलावा जो यंग लीव्स होती है वह कभी कभी मॉटल होती है और जो ओल्डेस्ट लीफ होती है वह कभी कभी रस्टी स्पॉट्स भी शो करती है. इस डिसीज़ के इन्फेक्शन के कारण प्लांट में टिलरिंग कम हो जाती है और रूट सिस्टम भी पुअर हो जाता है. इसमें पैनिकल्स नहीं बनते अगर इन्फेक्शन अर्ली स्टेज में हो जाए, यानी कि अर्ली इन्फेक्शन होने के कारण पैनिकल क्या होता है वह फॉर्म नहीं होता. और अगर पैनिकल बन भी जाता है तो जो पैनिकल्स होते हैं वह स्मॉल रहते हैं, उनका साइज़ मतलब स्मॉल हो जाता है और बहुत ही उसमें कम पैनिकल्स बनते हैं. अगर नॉर्मली अगर हम किसी हेल्दी फील्ड का प्लांट देखते हैं तो उसमें जो पैनिकल्स होती हैं वो बहुत ही अच्छी, उसकी साइज़ भी अच्छी रहती है और उनमें वेट भी रहता है. जबकि अगर टुंगरू डिसीज से इन्फेक्टेड फील्ड है तो जो उसमें पैनिकल्स बनते हैं या तो वह बनेंगे ही नहीं. इसके अलावा अगर बन भी जाते हैं तो उनकी साइज़ छोटी हो जाएगी और उसमें बहुत ही कम पैनिकल्स लगेंगे. इसके अलावा जो पैनिकल्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रेन्स बनेगा वो भी क्या होगा, डिफॉर्म्ड रहता है, और जो ग्रेन्स होती है वो चैफी होती है. एक्चुअली चैफी मीन्स क्या होता है, जब पैनिकल्स में किसी तरह का ग्रेन्स नहीं बन पाता, यानी कि केवल बाहर हस्क डेवलप होता है लेकिन उसके अंदर ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता, तो ऐसी पैनिकल्स को हम चैफी पैनिकल्स कहते हैं. तो यह था उसका सिम्टम. इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली ऑरेंज डिस्कलरेशन, स्लाइटली येलो टू ऑरेंज डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है. और जो डिसीज़ होती है वो हमेशा टिप्स से स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जाती है. जैसे जैसे डिसीज़ अपना ट्रांसमिशन करने लगता है वैसे वैसे डिसीज़ नीचे की तरफ बढ़ने लगती है. और सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड फील्ड है उसमें किस तरह से डिसीज़ आपको शो होती है. बैक्टीरियल, जैसे कि इमेज में हम देख सकते हैं कि बैक्टीरियल ब्लाइट है, उसके भी जो सिम्टम्स का पैटर्न है वह सेम होता है. वह भी टिप से स्टार्ट होती है और फिर वह नीचे की तरफ बॉटम की तरफ बढ़ने लगती है. लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों का कलर चेंज होता है. और जो डिसीज़ का जो जो बैक्टीरियल डिसीज़ है उसके आप मार्जिन में देखेंगे कि उसमें एक वेवी मार्जिन्स रहती हैं. लेकिन जो टुंगरू के केस में ऐसा नहीं होता. टुंगरू के केस में क्या आपको सीधा सीधा आप इमेज में देख सकते हैं कि सीधा सीधा इसमें आपको जो सिम्टम्स हैं वो सीधे तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. तो अभी हमने देखा कि सिम्टम्स कैसे होते हैं. अब आप बहुत ही ईजिली बैक्टीरियल ब्लाइट और टुंगरू के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम इसके इटियोलॉजी के बारे में, यानी कि पैथोजन के कैरेक्टर के बारे में. जैसे कि मैंने पहले बताया कि दे बोथ वायरसेस आर वेरी मॉर्फोलॉजिकली अनरिलेटेड टू ईच अदर एंड दे बोथ वायरस इज प्रेजेंट इन द फ्लोएम सेल्स. यानी कि जो डिसीज़ होती है, यानी कि जो वायरस होता है वह प्लांट के फ्लोएम सेल्स में ही प्रेजेंट आपको
मिलेगा, यानी कि जो मेन इन्फेक्शन है वो फ्लोएम सेल्स के थ्रू ही स्प्रेड करता है। पहला हम देखते हैं कि राइस चुंगरू बैसिलीफॉर्म वायरस क्या होता है। जो राइस चुंगरू बैसिली वायरस होता है वह एक तो बैसिली फॉर्म का होता है, यानी कि कैप्सिड के समान होता है। आप देख सकते हैं कि एक लंबा फर्स्ट इमेज में कि ये लंबा सा एक कैप्सूल के समान है, जिसे हम कैप्सिड का शेप कह रहे हैं। और जिसका डीएनए होता है वह कैसा होता है, वह डबल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम पाया जाता है इसमें। एंड जो राइस चुंगरू स्फेरिकल वायरस होता है वह आइसोमेट्रिक कैप्सिड है। आइसोमेट्रिक मीन बॉल के समान राउंड कैप्सिड है, और जिसका आरएनए इसमें सिंगल स्टैंड आरएनए जीनोम पाया जाता है। दोनों ही वायरस आपस में बहुत ही डिफरेंट है, यानी कि दोनों का शेप तो अलग है ही है, साथ में दोनों में जो जीनोम मटेरियल है वह भी डिफरेंट है। आरटीवीवी में हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम देखने को मिलेगा, जबकि आरटीएसवी में हमें सिंगल स्टैंड आरएनए जीनोम देखने को मिलता है, यानी कि एक में हमें डीएनए जीनोम है और एक में आरएनए जीनोम है। तो ये था इसका शेप और इसके जीनोम मटेरियल। इसके अलावा जो बैसिली फॉर्म है, जो पार्टिकल्स है, दे बोथ आर both viruses are dependent to each other to cause a disease, because the bacilliform particles cause major symptoms of the disease, and the spherical particles helps the transmission of the bacilliform virus by the green leaf hopper. Green leaf hopper is a vector for this disease, मीन्स बैसिलीफॉर्म पार्टिकल्स यहाँ पे क्या कर रहा है, वह सिम्टम्स को कॉज कर रहा है, लेकिन इसमें स्फेरिकल पार्टिकल्स सिम्टम कॉज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैसिलीफॉर्म के ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहे हैं ग्रीन लीफ हॉपर के थ्रू। सो अगर ये था इनका रोल प्ले इन दिस डिसीज। इसके अलावा दोनों ही वायरसेस में अगर कोई एक वायरस एब्सेंट हो जाएगा तो जो ग्रीन लीफ हॉपर होता है वो डिसीज़ का ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा और डिसीज़ भी फील्ड में कॉज नहीं हो सकती। तो अगर ये डिसीज़ को कॉज होना है तो दोनों ही वायरस पार्टिकल का एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है। सो ये था ईटियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिसीज़ साइकिल। सो डिसीज़ साइकिल में क्या होता है, जो डिसीज़ का जो प्राइमरी इनोकुलम है वो मेनली आपका प्रीवियस क्रॉप से प्रीवियस सीजन के इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में प्रेजेंट होगा या फिर स्टबल्स में प्रेजेंट होगा, या फिर इसके अलावा वो कोलेट्रल होस्ट भी हो सकता है जिसमें दोनों वायरस प्रेजेंट हो। और ग्रास हॉपर इसमें क्या होगा, जो आपका लीफ हॉपर है वो डिसीज़ को ट्रांसमिट करके इनाकुलम करेगा। तो ये था सोर्स ऑफ इनाकुलम। इसके अलावा जो वायरस होगा वह ऐसे मतलब हमेशा सीवियर डैमेज करेगा ऐसे एरिया में जहाँ पे होस्ट प्लांट और इंसेक्ट वेक्टर दोनों ही पूरे साल भर में बहुत ही फास्ट रेट से मल्टीप्लाई हों, और ऐसे एरिया जहाँ पे राइस नहीं मिलता वहाँ पे कोलेट्रल होस्ट और स्पेशली वाइल्ड राइस की वैरायटी क्या करेंगे, सोर्स ऑफ इनाकुलम का काम करते हैं, यानी कि उनका रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा जो ग्रासी वीड्स हैं जैसे कि चिनोकोला कोलिनम, चिनोकोला क्रूसेगेली, ये भी सोर्स ऑफ इनाकुलम का काम करते हैं। और जो लीफ ऑफर्स होते हैं या तो वह निफोटेटिक्स वेरेंस हो सकता है, निफोटेटिक्स निग्रोपिक्टस भी हो सकता है, और निफोटेटिक्स परवस भी हो सकता है, या फिर निफोटेटिक्स मैलिया वेनस भी हो सकता है। इसके अलावा निग्रोपिक्टस फैमिली के अलावा रिसील या डॉर्सेलस भी इस डिसीज़ को यानी कि इस वायरस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। और जो वायरस का ट्रांसमिशन का रूप है वह नॉन परसिस्टेंट मैनर में होता है। ये था इसका डिसीज साइकिल। आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से फर्स्ट इमेज में देखते हैं कि इसमें किस तरह से जो इरिगेटेड राइस है उसके इकोसिस्टम में आपका होस्ट प्रेजेंट है। अगर ये होस्ट प्रेजेंट होगा और एक्टिव होगा तो वो बहुत ही ईजिली क्या करेगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम का काम करेगा। यानी कि अगर प्रीवियस राइस स्टबल्स या फिर नियर बाई फील्ड्स में अगर किसी तरह का वाइल्ड वैरायटी हो राइस का या फिर कोलेट्रल होस्ट प्रेजेंट हो और उसमें वायरस प्रेजेंट हो तो वहाँ से यह लीफ ऑफर क्या करेगा, पैथोजन को एक्वायर करेगा अपनी बॉडी में। फिर हेल्दी प्लांट में जब ये फीड करने को बैठेगा तो क्या करेगा, वह वहाँ पे डिसीज़ को इनाकुलेट कर देगा।
दोनों ही वायरस इनोकुलेट होने के साथ साथ ही क्या करेंगे, अपना इन्फेक्शन चेन स्टार्ट कर देंगे और यानी कि अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे और डिसीज़ का सिम्टम्स धीरे धीरे कॉज होने लगेगा। तो ये था इसका डिसीज़ साइकिल। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में क्या है कि जैसे कि हमने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम क्या था, हमें हमेशा अपने जिस तरह से डिसीज़ साइकिल में जो टर्म्स हैं, जिस तरह से डिसीज़ फैल रहा है या उनका फेवरेबल कंडीशन है, इन सारे कंडीशन को देख के उनका मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए। जैसे कि यह डिसीज़ किसके थ्रू फैल रही थी, इसका जो मेन प्राइमरी इनोकुलम है वह या तो फिर किसी इन्फेक्टेड स्टबल के थ्रू हो रहा है या फिर वीड होस्ट के थ्रू हो रहा है। सो हमें सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या करना है, फील्ड में समर डीप प्लाविंग करनी है और स्टबल्स को जलाना है। इसमें समर डीप प्लाविंग क्या करेगा, अगर फील्ड के टॉप सरफेस पे अगर इन्फेक्टेड पार्टिकल्स ना हो सकता है वो ज़मीन के नीचे भी हो सकते हैं, थोड़ी इंच पे, तो थोड़ी सेंटीमीटर पे अगर नीचे होंगे तो हम क्या करेंगे, डीप समर प्लाविंग करने से वह ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जिससे हमें बहुत ईजिली तरीके से हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो फील्ड में प्रीवियस क्रॉप के स्टबल्स हैं उनको भी रिमूव करके उनको जला देना है ताकि वह नष्ट हो जाए। इसके अलावा जो सेकंड मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, जितने भी वीड होस्ट हैं उनको भी हम फील्ड से रिमूव कर देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनको रिमूव करके डिस्ट्रॉय करने से वायरस और वेक्टर दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा हम उसमें रेसिस्टेंट वैरायटी और टॉलरेंट वैरायटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो टॉलरेंट वैरायटी के लिए हम MTU 992 और MTU 1002, 1003, 1005 का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम सुरक्षा, विक्रम आर्या, भरनी, IR 36, IET 2508, RP 4214 एंड IET 144 वैराइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा IR 50 एंड को 45 का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस डिसीज़ के लिए टॉलरेंट कल्टीवर्स हैं। सो ये था कल्चरल मेथड्स। अब हम देखते हैं इसका केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के लिए हम नर्सरी और मेन फील्ड दोनों में ही कंट्रोल कर सकते हैं। नर्सरी में कंट्रोल करने के लिए हमें कार्बोफ्यूरॉन ग्रैन्यूल्स का यूज़ करना है। ये जो केमिकल्स हम जो यूज़ कर रहे हैं फील्ड में, हम केवल वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम वायरस को किसी भी केमिकल के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इसीलिए हम उसके वेक्टर को कंट्रोल करेंगे। सो वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, कार्बोफ्यूरॉन ग्रैन्यूल्स का हमें @ 170 ग्राम पर सेंट एरिया में अप्लाई करना है और इसे हमें सोइंग के 10 दिन बाद ही अप्लाई करना है, ताकि अगर फील्ड के में वेक्टर प्रेजेंट भी हो या तो वह मर जाए। इसके अलावा कार्बोफ्यूरॉन ग्रैन्यूल्स को हम मेन फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेन फील्ड में अप्लाई करने के लिए हमें इसका रेट 10 kg पर एकड़ के हिसाब से लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम स्प्रे। ये था ग्रैन्यूल्स। अब हम स्प्रे के रूप में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेन फील्ड में स्प्रे करने के लिए हम फॉस्फोमिडान 50 ml और मोनोक्रोटोफॉस 1 लीटर पर हेक्टेयर और 2 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नीम ऑयल 3% और नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% भी हम यूज़ कर सकते हैं मेन फील्ड में वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। और ये ध्यान रहे कि जो स्प्रे करनी होगी हमें वह 15 से 30 दिन के ओल्ड ट्रांसप्लांटेड प्लांट में ही इसका अप्लाई करना है। सो ये था केमिकल ट्रीटमेंट। लास्ट है इसका फिज़िकल ट्रीटमेंट। इसे हम फिज़िकल ना बोल के हम इसे कहते हैं हम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। मैकेनिकल ट्रीटमेंट में जब हम किसी तरह का ट्रैप हम फील्ड में इंस्टॉल करते हैं तो वो हो जाता है मैकेनिकल ट्रीटमेंट। फिज़िकल ट्रीटमेंट तब कहलाएगा जब हम किसी हॉट एयर के थ्रू या हॉट वाटर के ट्रीटमेंट के थ्रू हम जब ट्रीट करते हैं तो वह हो जाएगा फिज़िकल। लेकिन मैकेनिकल के लिए अगर हम किसी तरह का मैकेनिकल थिंग का यूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मैकेनिकल कंट्रोल। फॉर एग्जांपल के लिए आपका इस डिसीज के केस में हमें क्या करना है, लाइट ट्रैप को फील्ड में इंस्टॉल करना है। लाइट ट्रैप को फील्ड में इंस्टॉल करने से क्या होगा, हम कंटिन्यूसली वेक्टर का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसकी पॉपुलेशन को जान सकते हैं कि उसका पॉपुलेशन फील्ड में कितनी प्रेजेंट है। तो इन डिफरेंट टैक्टिक्स के थ्रू हम डिसीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इन सारे डिसीज़ को हमें ध्यान में रखते, उनकी बायोलॉजी ध्यान में रखते हुए हम डिसीज़ का मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बना सकते हैं और फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था राइस का आपका फाइनल डिसीज़। इसके अलावा एक और डिसीज़ है जो कि जिंक की कमी से होता है, जिसे आप खुद ही पढ़ सकते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको इसका
मैटर सेंड कर दूँगी। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्रॉप स्टार्ट करेंगे। आपका राइस का क्रॉप ख़त्म हो चुका है। सो थैंक यू।